सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों बाद इस वीडियो वाले फॉर्मेट में आए, वरना ज़्यादातर तो लाइव सेशन ही किया करता था मैं PYQs के लिए। तो अगर कोई इस वीडियो में नया जुड़ा है तो मैं उनको बता दूं कि हमने PYQs में हिस्ट्री में एंशियंट, देन मॉडर्न, देन इन्वायरमेंट, है ना, ये हमने कवर कर लिए इसके अंदर, और उसके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी की है मैपिंग के साथ, है ना। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को एक फटाफट स्पीड पे करके देख सकते हैं अगर टाइम हो आपके पास। एंड देन करंट अफेयर में हमने फिर नेशनल अफेयर वाले करंट अफेयर किए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एंड इकोनॉमी वाले एंड इन्वायरमेंट वाले, है ना। तो ये हमने मेजर करंट अफेयर कवर करें। अब जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मोटिव है वो है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है हमें, है ना, कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। इसमें बेसिकली जो चैलेंज आता है हमारे पास वो आता है टाइम को लेके इशू, है ना। क्योंकि पिछली बार का अगर आपने पेपर देखा हो तो काफ़ी लेंथी था, है ना। बहुत लोगों को वो लेंथी लग रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और थोड़ा अनकन्वेंशनल भी था। तो ऐसे पेपर्स को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक तो एक्यूरेसी के साथ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने अटेम्प्ट का नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं ना। इस वीडियो में हम ये दो चीज़ें मेन फोकस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो भी आगे बताने वाला हूँ पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को लेके, ये पहली बात तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ने मुझे UPSC में, CAPF में एंड UPPCS में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड किया है, ठीक है। और ये सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है, इसका एक जो बेस है वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर। एंड ये कोई रिस्क, जैसे बोलते हैं ना, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन रिस्क या फिर कुछ भी अंधेधुंध करने का, तो वो थिन लाइन को मेंटेन करके चलना पड़ता है। और वो थिन लाइन का आगे फाउंडेशन होता है आपकी नॉलेज। जो आपकी नॉलेज है, जो आपने गैदर किया अब तक स्टैटिक से, करंट अफेयर से, PYQ से ना, तो वो सब से हम एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपनी अच्छी कर सकते हैं कि हम रिस्क लेकर भी अच्छा रिवॉर्ड कैसे पा सकते हैं ना। तो सारा का सारा उस पर आधारित रहेगा। अगेन ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे बेनिफिट किया और मेरे बाकी साथियों को भी बहुत बेनिफिट किया इन्होंने एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या पता किसी का अगर कोई पॉइंट से, कुछ नंबर से रह रहा हो, कुछ क्वेश्चन से रह रहा हो, तो उनकी अगर हेल्प हो सके तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, है ना। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो अगेन इस स्ट्रैटेजी में हम जो पेपर है उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे 3 स्टेजेस में ब्रॉडली। 3 के भी ये 2 ही रहेंगे हमारे स्टेजेस, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो पहली स्टेज में क्या करना है, पहली स्टेज में हमें, जैसे मान लीजिए अगर तो आप पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। पर कई बार होता क्या है कि हमारे पेपर में मान लीजिए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया तो उसमें आप घबरा गए, है ना। घबरा के फिर हम थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि पहले मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आपकी रेंज अभी लग रहा है कि करंट अफेयर के, मुझे ये थोड़ा पैनिक करेंगे, तो आप सीधा से पेपर में छांटिए कि पेपर में आपका फेवरेट एरिया क्या है। जैसे सबका फेवरेट एरिया पॉलिटी होगा आई गेस, है ना, या मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट होगा। तो जोन सा भी आपका फेवरेट एरिया है, सीधा उसके क्वेश्चन ढूंढिए और वहाँ से अटैम्प्ट करना शुरू कीजिए। उससे क्या है, आप अपनी नर्व्स को काम कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अपने फेवरेट एरिया को, जो भी आपका है, किसी का कोई भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, किसी का पॉलिटी, किसी का इकोनॉमी हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है ना, किसी का एनवायरनमेंट हो सकता है। तो आप अपने फेवरेट एरिया से स्टार्ट कीजिए, सबसे बड़ी पहली बात हो। फिर चाहे वो 20 नंबर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर फॉर दैट सेंस, है ना। तो अब वहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए हमने 20 से स्टार्ट किया ना, तो 10-15 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे, उनको आप सोल्व करना शुरू करेंगे और बाकी भी आपकी रेंज के क्वेश्चन होंगे ना। तो आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल एज्यूम करके चलिए आपने पहले क्वेश्चन से अटैम्प्ट करना शुरू करा, आप उसका स्टेटमेंट पढ़िए। उसके जैसे मान लीजिए ABCD ऑप्शन है ना, जो भी आपको 100% श्योर है कि इसका आंसर D है तो D पे टिक कर दीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन 2 पे जाइए, ऐसे क्वेश्चन 3, 4 पे जाते जाते जिस भी ऑप्शन का आपको आंसर 100% श्योर है उसको तुरंत उसी समय टिक लगाते जाइए, है ना। ऐसे टिक करते करते पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं भी आपको पेपर दिखाऊंगा अभी आगे, मैंने पेपर कैसे सोल्व किया है ना। लेकिन सुन लीजिए अभी धैर्य से, पेशेंस रख के। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 50 है, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन मान 20 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 से पहले 150 पे जाइए, फिर बाद में 1 से 20 देख लेना। मतलब पूरे क्वेश्चन एक बार पूरे देखने हैं। अब उसमें करना क्या है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आप 100% श्योर होंगे, उनके तो तुरंत के तुरंत वहीं टिक लगा दीजिए। अब ये तो हो गया कैटेगरी 1 के क्वेश्चन जिसमें 100% श्योर है। अब कैटेगरी 2 के क्वेश्चन क्या होंगे, जिसमें आपने मान लीजिए ABCD, इनमें से मान लीजिए आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। लेट से आपने A एंड D को एलिमिनेट, मतलब B और C को एलिमिनेट कर दिया। A और D में से एक आंसर अभी उस समय आपको नहीं पता, तो आप A और D को ऐसे हल्का सा क्लिक कर लीजिए कि इन दोनों में से एक आंसर रखना है मुझे। B और C तो आपने प्रॉपर एलिमिनेट करी थी,
है ना। ए और डी में डाउट है, इसको आप हल्का सा कनेक्ट कर दीजिए कि इन दोनों में से एक आंसर मुझे देखना है बाद में। सिमिलरली ये कैटेगरी 2, सिमिलर कैटेगरी 3 होगा जिसमें आपने सिर्फ एक ऑप्शन ही एलिमिनेट किया होगा मान लीजिए, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जिनमें दो वाले में तो आपके आंसर कॉपी में ऐसे दिख जाएगा आपके इस दो में से एक करना है। जो आपके ऐसे वाले होंगे जिसमें केवल आपने एक ही एलिमिनेट किया, उसको आप सर्कल कर लीजिए बड़ा बड़ा, उस क्वेश्चन को बड़ा सर्कल कर लीजिए कि इसमें सिर्फ एक एलिमिनेट किया। अब जब आप पूरे 150 क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे ना, मान लीजिए 150 क्वेश्चन कर लिए, अब उसके बाद तुरंत OMR भरनी है हमें, है ना। OMR कैसे भरनी, वेट, जैसे आपने पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अब उसमें जो आपके 100% करेक्ट वाले क्वेश्चन थे जिनमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, इनको तुरंत से भरना शुरू कर दीजिए OMR में। पहले इनको फिल कीजिए OMR में। इट विल हार्डली टेक 5 to 8 मिनट्स। और इसमें करते वक्त आपको ध्यान से भरना है ना, कि 1 2 3 4 जो सा भी आपने ऑप्शन किया था ना, उस क्वेश्चन को देख के ढंग से भरना है। OMR सही से भरनी है हमें, है ना, करेक्टली फिल करनी है, इसमें कोई हमें मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। अब जो आपके 100% वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये ऑलमोस्ट आपके मान के चलिए अब 70 से 80 के आसपास होंगे ऐसे क्वेश्चन, वेरी कर सकता है बट ऑलमोस्ट इतने नंबर आपके हो जाएंगे, है ना। हो सकता है 60 से 80 कर लीजिए आप इसको वेरी, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा बट। और ये वाला काम आपका हो भी जाना चाहिए लगभग 1 घंटा मैक्स, है ना, 1 घंटा 1 सवा घंटा, है ना, 1 सवा घंटा में आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद अब जो कैटेगरी 2 के क्वेश्चन जिसमें आपने जैसे मान लीजिए A और D में से एक आंसर था, अब आप इन क्वेश्चन पे आइए। अब होता क्या है ना, कई बार हमें एक बार ही पढ़ के ना समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार जब हम पूरा पेपर गो थ्रू कर लेते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है, दिमाग चलना और स्टार्ट कर देता है ना, क्योंकि और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार उस क्वेश्चन से हमें हिंट मिल रहा होता है, या थोड़ा दिमाग भी टाइम लेता है स्टार्ट होने में ना। तो फिर जो 2 में डाउट था ना, आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन में आप इजीली आंसर क्लिक कर देंगे, एक जो भी आपको लग रहा होगा उसमें भी 100% श्योर हो जाएंगे। अब जो कैटेगरी 2 के क्वेश्चन थे ना, इनको आप साथ के साथ ही, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, A और D में से डाउट था, अगर आपने दोबारा पढ़ा, अच्छा ठीक है इसका आंसर तो A था, इसका तुरंत ही OMR में A मार्क कर दीजिए, फिल कर दो। इनको साथ के साथ फिल करना है। फिर ऐसे जितने भी आपके कैटेगरी 2 वाले क्वेश्चन होंगे ना, जिसमें 2 में डाउट था हमें, इनको आप साथ ही साथ सोल्व करके अपने OMR में फिल करते जाइए, ठीक है, साथ के साथ OMR में फिल कर दीजिए। फिर हमारे आएंगे कैटेगरी 3 वाले। अब इनमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें ये लीव करने हैं, या हो सकता है उनमें से भी आपको कोई ट्रिक या ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ दिख जाए, है ना। कई बार क्या होता है, हमें ऑन द स्पॉट नहीं, मान लीजिए सिर्फ एक फैक्ट कारण हमारा आंसर फंस रहा था 3 ऑप्शन में ना, और उस समय तक आपको वो क्लियर हो गया फैक्ट, है ना, जिससे आपने सीधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो ये जो कैटेगरी 2 और 3 वाले हैं ना, इनको जैसे जैसे आप सोल्व करते रहेंगे तुरंत के तुरंत ही OMR में भरते रहिए इनको आप, ठीक है। एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। कैटेगरी 1 के क्वेश्चन जिसमें आप 100% श्योर हैं, है ना, उनको तो जब हम पूरा पेपर गो थ्रू कर लेंगे फिर हमें OMR में भरना है। लेकिन जब कैटेगरी 2 और 3 वाले होंगे, इनको जैसे जैसे आप सोल्व करते रहेंगे वैसे वैसे OMR में भरते रहिए इनको आप, ठीक है। अब ये तो हो गया पेपर सोल्व कैसे करना है ना। और इसमें भी थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन में से मान के चलिए अगर आपको 130 या 140 की रेंज में अटैम्प्ट करना है, मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल हवा ही नहीं लगेगी, जो छोड़ने वाले ही क्वेश्चन होंगे, है ना, जिनमें कोई आपको फैक्ट भी नहीं पता, बहुत ही करंट का क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, उनको तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोल्वेबल नहीं होते। उसके अलावा जो 135 के अराउंड क्वेश्चन है, 130 to 135, इतने तो हमें मिनिमम अटैम्प्ट करके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है, और इसमें टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए ये जो कैटेगरी 2 और 3 वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा OMR भरते हुए, ये सोल्व भी आपकी ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आपको 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर रखे हैं, तो ये तो और जल्दी हो जाएंगे। और जिनमें 3 वाले हैं कि 3 में से एक आंसर होगा, उसमें भी आपके जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि या तो वो लीव करने वाले क्वेश्चन होंगे या फिर उनमें आपको डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाएगा फैक्ट, ठीक है। तो आई थिंक जो मेरे हिसाब से टाइम होना चाहिए, मतलब ठीक है मेरी स्पीड थोड़ी डिफरेंट है, बाकी से सबकी स्पीड डिफरेंट होती है, तो आई वुड से कि 1 घंटा 10 मिनट, है ना, इतना मैक्स। 1 घंटा भी सही है, 1 घंटा 10 मिनट तो बहुत मैक्स करके बोल रहा हूँ मैं। इसमें आपने एक बारी 150 के 150 क्वेश्चन देख लेने हैं। अगर किसी को चिंता हो भी रही है तो अभी कल का दिन है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, 11 तारीख है, इनमें आप कोई भी एक पेपर सोल्व कर लीजिए PYQ का, चाहे 24 का उठा के देख लीजिए, है ना, उसको एक बारी पूरा देख लीजिए कि गो थ्रू कैसे करना है, मुझे कौन कौन से 100% करेक्ट है मेरे ना, वैसे करके देख लीजिए। 9, 10, 11 में एक बारी देख लीजिए कि आप एक बारी 150 क्वेश्चन कितने में गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि 1 से सवा घंटा ये मैक्स लिमिट है, ये एक ऑप्टिमम लिमिट है, और इससे कम में हो जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें आपका ये 150 क्वेश्चन आप देख लोगे, और इसमें आपके 100% करेक्ट वाले क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपनी
आंसर शीट पे जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे टिक कर रखे होंगे, है ना। तो जब आपका पहला राउंड पूरा हो गया क्वेश्चन देखने वाला, जिसमें आपने कैटेगरी 1 वाले भी देख लिए, 2 वाले मार्क कर लिए, 3 वाले मार्क कर लिए, अब तुरंत पहले OMR भरो। हार्डली 10 मिनट लगेंगे OMR भरने, बट OMR ध्यान से भरनी है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भरनी है OMR, ठीक है। अगेन ये मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जिनका जैसे मान लीजिए उसको पता है कि 100% करेक्ट आंसर डी है, वो उसको तुरंत भी मार्क कर लेते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। या फिर आप मैं पर्सनली एक बारी में इकट्ठे करता हूँ, जो मेरे 100% करेक्ट वाले होते हैं क्वेश्चन, उनको बारी में एक बारी पूरा पेपर गो थ्रू करने के बाद ही अपने OMR में भरता हूँ। वो चीज़ वेरी कर सकती है, बट एक चीज़ जो करनी है कि जो कैटेगरी 2 और 3 वाले इनको डीमार्केट कर लेने। फिर जैसे ही हमने OMR भर ली अपनी 100% करेक्ट की, फिर कैटेगरी 2 पे कूदेंगे, उनमें देखेंगे क्या कोई फैक्ट हमें उस समय याद नहीं आ रहा था, हो सकता है वो समय याद आ जाए, कोई फैक्ट स्ट्राइक कर जाए उस समय, है ना, या कुछ हमें उसमें ट्रेंड दिख जाए, है ना। तो वो करके फिर वो साथ के साथ फिल करते रहिए, कैटेगरी 2 भी और कैटेगरी 3 भी, है ना, वो आप साथ साथ फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो कोशिश करनी है कि हमें 130 प्लस तो मिनिमम करना ही है अटैम्प्ट। अगर आप 135 प्लस जाते हैं तो और बेहतर है ना। अब एक ये नहीं डिपेंड करेगा एक्यूरेसी पे, है ना, तो वो चीज़ है। लेकिन मतलब मैं पर्सनली 135 प्लस का टारगेट रख के गया था पिछली बारी, तो मैंने इसके अराउंड ही कुछ किए थे, 135 के अराउंड, है ना। अब ये तो हो गया पेपर सोल्व कैसे करना है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। अब पेपर में जो मैंने बताया था ना कि थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज कैसे यूज़ करनी है ना। अगेन मैं इसमें डिस्क्लेमर मैंने स्टार्टिंग में दिया था, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये हो सकता है जिनको टाइम का इशू आता हो या जो पैनिक कर जाते हो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन करके, उनको ये चीज़ हेल्प कर सकती है ना। अगर पहला क्वेश्चन आपके फेवरेट एरिया का नहीं है तो ढूंढिए कहाँ पे आपका फेवरेट एरिया पॉलिटी वाला है ना, सीधा वहाँ से स्टार्ट कीजिए इसको करना। उसके बाद पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया आपने, 150 क्वेश्चन कर लिए, 100% करेक्ट वाले कर लिए, फिर 2 वाले पे कूदिए, एंड देन 3 वाले पे कूदिए, उनको साथ साथ OMR करिए। अब हम देखते हैं 2024 का पेपर, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि पेपर इजीली सोल्व कैसे होता है, हमें कैसे अपने टाइम को बचाना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेशवास। पहली बात तो आपको पूरा अंडरलाइन करना ताकि आप कुछ करेक्ट नोट करेक्ट ईस्ट वेस्ट या है ना क्रोनोलॉजी वो वाली चीज़ ना मिस कर दें। तो बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेशवा एंड अरेंज द मीन असेंडिंग मतलब पहले से लेके एंड वाले तक जाना है ना, असेंडिंग ऑर्डर वाला, फर्स्ट से लेकर लास्ट वाले तक जाना है। अब इसमें मुझे सिर्फ एक फैक्ट पता था कि बालाजी विश्वनाथ हमारे पहले पेशवा थे, तो मुझे पता है कि 4 सबसे पहले पे आएगा। तो देखिए सीधे मैंने ऑप्शन देखा 4 सिर्फ एक ही में पहले भी है। अब ये हार्डली क्वेश्चन मेरा 5 से 8 सेकंड में पूरा हो गया। तो हमें यही चीज़ करनी है, हमें ना ये 4 नाम देखिए कि मान लीजिए आपको रघुनाथ राव बालाजी कुछ नहीं भी पता, तो ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। हालांकि आपको दिमाग चलाओगे तो आ जाएगा, बट पहले घबराना नहीं हो सकता आपको। ये तो बेसिक फैक्टर पता होगा कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे ना, 1770 के अराउंड इनका कुछ टाइम था, फारूक शाह के कंटेम्प्रेरी थे। तो अगर आपको पता है यहाँ से आपका आंसर इजीली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर आर रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, कि उस समय बहुत सारे रिवर पोर्ट थे एंशिएंट इंडिया में। पता है हमें एंशिएंट इंडिया कितना है, मान लीजिए अब हड़प्पा टाइम में थे तो उसके बाद तो हमने कितने पोर्ट पढ़े हैं, कांचीपुरम इनका पोर्ट था, पल्लवास का, फिर यहाँ पे मुजीरी टोंडी पोर्ट था ना, चेरास का, तो पोर्ट्स तो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। अब इसमें ना आपको घबराना नहीं है कि एंट्री पोर्ट्स कहते हैं, कुछ कभी डाउट हो तुरंत उसकी हिंदी पढ़िए बगल में क्या लिखा है, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। अब कितनी ईजी सी बात है, ठीक है, अगर पोर्ट होंगे तो गोदाम भी होंगे, तो सिंपल ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, बहुत 1 और 2 करके आगे बढ़ी। अगेन ये भी कितना हार्डली आपके 10 सेकंड लेगा क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे समय लग रहा है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तुरंत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब हो सकता है, हालांकि मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है, बट मुझे इनके बारे में नहीं पता था, इस किस रूलर के बारे में सिर्फ बलाल सेन का पता था, बट ये आगे पीछे कुछ नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को मैं गोला मार दूंगा, बिल्कुल छोड़ा हुआ है ना। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैरम खान, ठीक है। बैरम खान जो अकबर के टाइम में उनके सलाहकार थे। तो पहला बोलता है अकबर गेव द टाइटल ऑफ खान खान टू बैरम खान। अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, वरना इसको एक नॉर्मल स्टेटमेंट मान के चलिए, ठीक है। दूसरा बोलता है द टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। अब देखिए, अब गेन इसको आप ट्रिक बोल लीजिए, ऑब्जर्वेशन बोल लीजिए ना, वो आप है, मैं तो इसको ऐसे ही अटैम्प्ट करता हूँ, तो मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा उसको कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये तो चलो ठीक है, अकबर खान के टाइटल ऑफ खान टू बैरम खान, इसको अगर मैं सही भी मान के चलूँ, पॉजिटिव मान के चलूँ, तो दूसरी क्या बोलती है, दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से उठाया हुआ होगा किसी बुक से, है ना। तो जब वो बुक से उठा रहे होंगे तो वहाँ पे ये तो नहीं लिखा होगा द टाइटल वाज नॉट गिवन टू टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना करके। अब या तो उस बुक में ये लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल हुमायूं ने दिया, मान लीजिए टाइटल, इसको एज्यूम कर लीजिए, तो वहाँ पे लिखा होगा हुमायूं गेव द टाइटल ऑफ बैरम खान एज अ वजीर टू एम्पायर, है ना। वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि अकबर डिड नॉट गेव द टाइटल करके, है ना। तो ये स्टेटमेंट इसको ऐसे देखिए कि ये क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट कहीं बुक में गिवन होती है,
बुक में ये गिवन होता है किसने टाइटल दिया, किसने नहीं दिया ये गिवन नहीं होता, तो मुझे यहाँ पे शक होगा, तो इसको मैं एलिमिनेट करके इसको करके मैं सिर्फ ओनली वन के साथ जाऊँगा ऐसे करके। तो थोड़ा ऐसे आपको साइकी समझनी है एग्जामिनर की कि स्टेटमेंट ऐसा क्यों बनाया होगा उसने, है ना, गलत करने के लिए बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखो मैं इसलिए बोला कि आपको एक्साइटमेंट में गलत नहीं करना क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा मतलब लार्ज से स्मॉल वाले पे जाना है हमें, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा क्वेश्चन मार्क कर जाइए ताकि कहीं पे नोट ना मिस हो जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग मिस ना हो जाए, है ना, एक्साइटमेंट के चलते। तो अब इसमें पता है कि सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होगा। अब सीधा मैं ऑप्शन पे आऊँगा, मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, उत्तर प्रदेश मुझे पता है, देखूंगा 3 सबसे पहले किस में है, तो 3 इसमें है, इसमें मतलब इसमें से एक आंसर होगा। अब मुझे सिर्फ 1 और 4 में देखना है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिहार, देन है बंगाल। अब मुझे पता है बिहार की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एटलीस्ट बंगाल के मुकाबले तो ज़्यादा ही है इसकी पॉपुलेशन, तो मैं इसका बिहार के साथ जाऊँगा, है ना, 3142, है ना, मैं इसके साथ सीधा जाऊँगा। अब मैं बाकी ऑप्शन पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश पढ़ के ही आंसर कर दिया। मुझे पता नहीं आंध्र प्रदेश कितनी है, वेस्ट बंगाल कितनी है, बट मैंने अपने एस्टिमेट से कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, हमने कवर भी किए। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पता है हमें HDI रिपोर्ट कौन देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका आंसर ये रहा। अब A का 3 है, अब A का 3 सिर्फ 2 में, अब मैं सिर्फ इन्हीं पे दिमाग लगाऊंगा। अब मैं आऊँगा B पे कि B का 1 या 4 है। अब B कौन सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब इसका या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये अंकटैड की तो नहीं है, अब ये तो आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट की जो FDI वाली रिपोर्ट है वो अंकटैड देता है हमारा, है ना, कि कितनी कहाँ से FDI आती है। तो मुझे पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देगा, IMF, मतलब B का होगा 1, B का 1A, सीधा बस 2 ऑप्शन पढ़ के मैंने आंसर कर दिया ना। अब हार्डली ये भी 10 से 15 सेकंड लेगा मेरे, और मेरा ये 100% करेक्ट वाला आंसर है, मतलब कैटेगरी 1 वाले सोल्व कर रहा हूँ सारे में क्वेश्चन। अब ये वाला देखिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट, मतलब वो इसमें भी असेंडिंग वाली बात कर रहा है, पहले से लेके लास्ट वाले तक जाना है हमें, है ना। अब ये क्वेश्चन देखा मैंने, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब मुझे इनमें से किसी का भी आइडिया नहीं है पर्सनली, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इसकी टेंशन लेके नहीं बैठूंगा कि वो मुझे इसको करना है, अटैम्प्ट करना है ना कुछ भी, मैं सीधे इसको छोड़ के बढ़ूंगी। मुझे पता है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे अटपटे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट 1 और 2, यहाँ पे कुछ नेम दिए इकोनॉमिस्ट के और उनकी बुक्स के, इनको मैच करना है, ठीक है। अब इसमें मुझे सिर्फ एक ही पता था, एडम स्मिथ का है वेल्थ ऑफ नेशन, ये मुझे पता है कि एडम स्मिथ फ्री ट्रेड की बात करते हैं और इनकी एक बुक भी थी वेल्थ ऑफ नेशन करके, ये मुझे पर्सनली पता था। अब मैंने देखा D का 4, अब D का 4 तो सब में है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक जो रहता है कि इसमें हम नॉर्मली, अब इसमें देखो ध्यान देना पड़ेगा। अब मुझे इसमें हल्का सा ये वाला आइडिया था कि जो मिर्डाल है इनकी एक अंडर डेवलप्ड रीजन में बुक थी, ठीक है। अब मतलब वो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको, एल्स अब इसको पता है मुझे A का 1 है, मतलब मुझे करना क्या था बेसिकली, मुझे A का 1 या 2 में से गैस मारना था, है ना, कि या तो मिर्डाल की इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ अंडर डेवलप्ड रीजन होगी या स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अब ऐसे में आप ऐसे वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, इसको आप ट्रिक के लिए कुछ बोल लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले ऑप्शन के साथ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नोट को पहले तो हाईलाइट कर लीजिए। अभी कुछ नहीं पूछे, ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बेसिकली इतना ही पूछ रहा है आपसे, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है यहाँ पे, है ना। अब हमने पहली पढ़ी, डोमिनेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल निश ऑफ नेचुरल सिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, नॉर्मल सी बात है, अगर एक एरिया में निश क्या होता है, बेसिकली एक एरिया है जहाँ पे कोई स्पीशीज रहते हैं। अब अगर वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे तो वहाँ पे और स्पीशीज भी आके रह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और पहला क्या बोल रहा था, डोमिनेंट स्पीशी ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल निश, हाँ, जो स्पीशीज जितनी डोमिनेंट होगी, अगर हम बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो उतनी ही ज़्यादा एरिया में डोमिनेट करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है अभी तक तो। थर्ड पे देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल निश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, यहाँ पे गलत। अब देखिए वो बोलता है अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज तो ज़्यादा होंगे, जो B में बोल रहे हैं, ये बेसिकली C इसका उल्टा ही है ना, और यही स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर है C, विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछा, ठीक है। अब इसमें ये तो आपने पढ़ा होगा कि सिमलीपाल को लेटेस्ट नेशनल पार्क का टैग मिला, और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये तो सब कुछ पता होगा। मैंने A का 2 मारा, A का 2 मार के मैं इन 2 ऑप्शन में आ गया। अब मुझे पता है B का 4 है, तो मुझे B पे भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। मान लीजिए B का भी 4 है। अब आते हैं अगस्तमलई और मानस। अब ये तो हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगस्तमलई पता है हमें केरला में है, तो C का 1 आंसर आएगा D। इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग में तो खास करके आप वो ऑप्शन देखिए जो आपसे सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो सकता है, आपको अगस्तमलई का पता हो, तो अगस्तमलई का अगर आपको पता है, आपको C का 1 कर दें तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, एक ही बारी में आ गया, मुझे तो फिर भी समय लगा, तो ये क्वेश्चन हार्डली आपका 2 सेकंड में हो जाएगा।
तो यही चीज़ हमें करनी है। जो मैच द फॉलोइंग वाले उसमें तो जो भी आपको फेमिलियर है उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब मान लीजिए अगर आपको नहीं पता, जैसे इसमें नहीं पता, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी का नाम भी नहीं पता उसको छोड़ के आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन देखना है एक बार। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। ठीक है, बात कर रहा है ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं पता, सब स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो बोलते हैं बहुत स्टेटमेंट पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक लग रही है पढ़ने में, है ना। वो बोल रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स, कि जो प्रैक्टिकल आइडियल्स हैं, जो हमने सोचा है कि हमें ये अचीव करना है, उसके कमिटमेंट पे ही डिपेंड करते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसा करें। सही बात। ऑनेस्टी इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, बिल्कुल सही बात है ना। साइंस ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के साथ भला करे वो साइंस होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि वो मुझे रिवाइज ही नहीं किया तो मैंने छोड़ दिया था टॉपिक। नहीं, सिंपल काम ही देखिए। आपको ये तो पता है 2 ही किंगडम होते हैं, एक एनिमल किंगडम होता है, एक प्लांट किंगडम होता है। तो मतलब ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ही होगा, बाकी इसके नीचे वाले होंगे। तो इसने पूछा हायर टू लोअर, हायर सिर्फ एक ही में प्लांट किंगडम, डी। हार्डली 3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जस्टिस पार्टी। ये मैंने अपने नोट्स में जब कराया मॉडर्निस्ट आपको बताया भी कि ई.वी. रामास्वामी नाइकर ने 1925 में जो बनाई थी ना। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते क्वेश्चन क्या बोलता है। द जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता हो, मॉडर्निस्ट में पढ़ा होगा आपने, तो PYQs में भी कवर किया हमने कि जस्टिस पार्टी एक कांग्रेस की अगेंस्ट पार्टी बनाई गई थी। कांग्रेस पे एलिगेशन लगाया गया था कि तो ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है ना, तो ये नॉन ब्राह्मण्स को एक उससे देखते हैं, दूसरी नज़र से देखते हैं। दूसरा, इट क्लेम दैट सम सेम कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण एज मोरले मिंटो हैड गिवन टू मुस्लिम। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो वो एंटी जो तो वो नॉन ब्राह्मण्स के लिए कोटा की बात भी करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बोथ 1 and 2 होगा। अब इसमें ध्यान कर देना, आपको बोथ 1 and 2 सही से पिक करना है। एक्साइटमेंट में नॉर्मली जैसे हम UPSC में करते हैं उसमें ऐसे होता है 1 is करेक्ट, 2 is करेक्ट, 1 and 2 एंड 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, है ना। तो उसमें C ऑप्शन हमारे पास बोथ 1 and 2 वाला होता है जनरली UPSC में। बट यहाँ पे ये गेम खेलती हैं, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े जम्बल्ड रहते हैं, तो आपको कामली एक्साइटेड ना होके सही आंसर करना है। तो ये भी हार्डली आपको बस रीडिंग में जितना समय लगा उतने में आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी। ठीक है, द वर्कर एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्मड इन 1927 एंड वाज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्या बोलता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस सो दैट इट कुड बी मेड मोर रिवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमन पीपल। अब मुझे पता है कि जहाँ पे ये एंड लगा देते हैं ना, उसके बाद का स्टेटमेंट जनरली कोई ना कोई इफेक्ट गलत करने की बात करता ही है ना। तो उस तरह से मैं तो उसको गलत करके ओनली 2 के साथ जाऊँगा, आंसर कर दूँगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे ये पता है, इसमें सिर्फ मुझे इसका ईयर तो पता था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1867 दादा भाई नौरोजी की थी, तो ये मैंने पढ़ा है, रिकवरी भी की, तो इसका ईयर मुझे पता था। और दूसरा मुझे ये फैक्ट पता था कि इंडिया एसोसिएशन को इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया था। तो मुझे पता है कि 3 और 4 तो इकट्ठे होंगे, तो 3 और 4 देखिए, मतलब 3 पहले बना था, उसको 4 में मर्ज किया गया था। तो यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है, और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमें भी दिक्कत है ना। 3 और 4, 3 and 4 सही। अब मुझे ये पता है कि ये थे हमारे 70s के टाइम पे, है ना। अब मुझे इन 2 में से डाउट है। अब आप इसको कैटेगरी 2 में रख के आगे बढ़ सकते हैं, कि मैं बाद में देखूँगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि इसका ईयर नहीं पता, इसको कैटेगरी 2 में रख के आगे बढ़िए, कि अगर मुझे अटैम्प्ट करना हुआ एंड में, अगर क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट मेरे कम है और मुझे अटैम्प्ट करना ही है, तो मुझे सिर्फ इन 2 में ही दिमाग लगाना है। ठीक है, इसको आप आगे रख के बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसका शायद कमीशन का आंसर गलत है, तो इसको ठीक है डिस्कस नहीं करते। हालांकि मैं इसका आंसर करता, मुझे पता है कि ये फेब के राउंड हुआ था, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन हुआ था, देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुई। तो 1 2 3 तो साथ साथ होगा, है ना। इसका आई थिंक कमीशन ने कोई डिफर आंसर किया था, इसको हम स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू एज ऑफ कंसेंट बिल। ये अगेन PYQ ही हमने कवर भी किया था। तो इसके बारे में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज बहरम मालाबारी अ पारसी रिफॉर्मर फॉर बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन। ये पता है हमें, ये इसी बिल के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा, द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। अब जब हम इसका जिक्र पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में खास करके आप हेल्प करेगा, अगर आपने वो फैक्ट उस रेफरेंस में कभी नहीं पढ़ा, है ना। अब मान लीजिए वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में बोल दें कि गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया। अब हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में, कभी हमको गांधी जी का मूवमेंट नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसको आप गलत ही मान के चलिए। अगर हमने उसको, अगर कोई जनरल फैक्ट होगा ना, वो आपने पढ़ रखा होगा उस हिस्ट्री में तो स्पेशली,
है ना। तो जब भी हम इस बिल का जिक्र पढ़ते हैं, मैंने पर्सनली कभी उसको बाल गंगाधर तिलक के उसमें नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं इसको गलत मान के एक सी के साथ जाऊँगा, ओनली वन के साथ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मैंने बताया था उनको कैसे करना है, इनके बीच में बिकॉज लगा के देखिए। जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, शिवाजी हैड टू फेस ओपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख बिकॉज दीज देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है मुझे पढ़ने में, कुछ यहाँ पे काटा पीटी नहीं लग रहा है ना, लग रहा है कहीं से एक बुक से पूरा स्टेटमेंट आके रख दीजिए। तो असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कोज कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल ब्लीचिंग इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब मुझे पता है कि मास कोरल ब्लीचिंग होती है ग्लोबल वार्मिंग कारण। अब ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द कोस्टल रीजन, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, हाँ यहाँ पे मेरा दिमाग स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये कुछ ओशन टेम्परेचर के बढ़ने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कोरल्स बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और 2 डिग्री बढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो यही मेरा आंसर है, मुझे पता है। बट मैं आगे का ऑप्शन देख लेता हूँ, हैवी मरीन पोल्यूशन, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो नहीं होगा खैर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कारण टेम्परेचर इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। अब ये देखिए, हैवी मरीन पोल्यूशन, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन कोस्ट रीजन, अब इससे भी मरीन पोल्यूशन ही होगा आपका। ले देखिए, तो ए और सी तो कॉमन एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनमें से तो आंसर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर हमारा बी है, आगे बढ़िए। अब इसमें डाउट नहीं करना कि ये गलत है, 2 डिग्री तो नहीं, 3 डिग्री तो नहीं, है ना, वो नहीं घबराना, कंसेप्ट देखिए, है ना, फैक्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अशोका। अब इसमें क्या बोलता है, द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुल ओ वादसूत्र। अब ये हाईली फैक्चुअल है, ये तो किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, है ना, मतलब आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है, किसी ने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धर्म महामाता। अब मैंने ये नहीं पढ़ा, तो मैं इसको, अब देखिए जहाँ पर बहुत हार्डकोर फैक्ट आ जाए ना, जो आपको एज्यूम कर रहा है कि आपने इतना डिटेल में पढ़ा होगा उसको, तो उस फैक्ट को आप ठीक मान के चलिए। अब मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा कि अच्छा राहुल वादसूत्र नहीं होगा, किसी और में होगा ना, इतना हार्डकोर फैक्ट को मैं सही मानूंगा कि ये कमीशन ने सही ही दिया होगा, है ना। तो इसमें इसको भी सही मानूंगा, इसको भी सही मानूंगा, है ना, कि ये भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मुझे पता हो कौन से ईयर ऑफ कोरोनेशन में करना है ना, तो मैं इसको भी सही मान के बोथ 1 और 2 करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने पेपर सोल्व करना है ना। अब जैसे मान लीजिए, ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। मान लीजिए आर्टिकल आपको नहीं भी पता, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। 153 में ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, अभी मुझे फिलहाल नहीं पता। 154 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर है, ठीक है। अब बोलता है आर्टिकल 155 में रिमूवल है और 156 में टर्म है। अब उसके रिमूवल की बात पहले होगी, उसके टर्म की बात पहले होगी, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये सीक्वेंस में गलत लग रहा है, इसका 156 के बाद आना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब मैंने इसको ऐसे ही किया था। तो मैंने कहा पहले टर्म होगी फिर उसका रिमूवल देंगे ना, वो ये थोड़ी कि पहले रिमूवल देके फिर टर्म देंगे आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मुझे पता है इसका आंसर सी होगा, इन्होंने गलत ऑर्डर दिया, हो सकता है 157 और 158, तो मुझे नहीं पता, बट ये 156 के तो बाद वाला आर्टिकल होगा, तो इस तरह से मैं इसको गलत कर दूँगा। अब कुछ बंदे बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये सही हो, ये गलत दिया हो, है ना। अब ये फिर आपको थोड़ा रिस्क लेने वाली बात है, अगेन जो मैंने रिस्क वाली बात की, तो उस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ऐसे आपको छोड़ना है छोड़ भी सकते हैं, बट ठीक है, वो तो फिर वही किस्मत वाली बात, रिस्क वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी होते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन में इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, गलती नहीं करनी एक्साइटेड होकर, है ना। ईजी क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी अपने फैक्ट पे डाउट नहीं करना कि ये इतना ईजी क्वेश्चन कैसे आ गया, ये मैंने कैसे सोल्व कर दिया, हो सकता है कुछ इसमें लूप होल ना हो सकता है ये कुछ गलत ना हो दिया हो, है ना। ये चीज़ पॉलिटी में स्पेशली नहीं करनी। अगर पॉलिटी के 20 के राउंड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ईजिली डूएबल होते हैं, उसमें बिल्कुल भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन होते हैं, उनको वैसे ही देखिए, फेस वैल्यू पे लीजिए। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाए, उसको गलत नहीं करना। मान लीजिए वो बोल दे कि प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस दिलाता है ना, अभी ये बहुत ईजी स्टेटमेंट है। अब इसको पेपर में बैठ के डाउट नहीं करना कि इसने ईजी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यूपीपीसीएस, है ना, कुछ तो इसमें फैक्ट होगा, नहीं जज नहीं वाइस प्रेसिडेंट दिलाता होगा, है ना, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अपनी नॉलेज को बैक कीजिए, एक्साइटेड नहीं होना। पॉलिटी क्वेश्चन में इजी स्टेटमेंट आते हैं, ध्यान से उनको मार्क करके आगे जाना, है ना। ठीक है, आई थिंक मैंने 20-22 क्वेश्चन करवा दिए। अभी इस समय कम है मेरे पास भी कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ आपको, बट मैंने आपको एक बेसिक एसेंस दे दिया ना कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना है। उनमें पूरे क्वेश्चन को देख के फंस नहीं आना कि ये तो मुझे पढ़ा ही नहीं, जो बिल्कुल लग रहा है कि मेरे पढ़े से बाहर है, उसको तुरंत सर्कल करके छोड़ के आगे चलिए। 100% वाले ऑन द स्पॉट मार्क करके उनको साथ साथ भी OMR पे फिल कर सकते हैं, या पूरा एक बार पेपर गो थ्रू करने के बाद भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी 2 वाले होंगे, जिसमें आप 2 ऑप्शन में रह गए होंगे, ए या डी में से एक आंसर है,
उनको देखिए, पढ़िए, कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ आपको फैक्ट याद आ जाए मान लीजिए, है ना, ये होता है, मेरे साथ बहुत होता है। सेकंड कैटेगरी वाले क्वेश्चन बहुत सारे, अगर मान लीजिए मैंने 20 क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी में डाले ना, ये 20 के 20 सही हो जाते हैं बाद में, क्योंकि उस समय तक दिमाग में वो फैक्ट रिवाइज हो चुका होता है मेरे। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी डुएबल होते हैं। कैटेगरी 3 वाले में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है हमें, या तो रिस्क लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे, कि आपने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के क्वेश्चन आपको कितने एक्यूरेटली करे आपने, है ना। मुझे पर्सनली रिस्क लेना पड़ता है कैटेगरी 3 में, रिस्क लेके ही मैं इसमें अटैम्प्ट करता हूँ, तो वो वाली चीज़ है। तो ये वीडियो था थोड़ा स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अभी 9, 10, 11 की तारीख पड़ी है, अब इसमें थोड़ा अपना 2024 वाला पेपर एक बारी गो थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी आपने अब तक स्ट्रैटेजी बनाई है अगर आपने पहले, तो आप उसी के साथ स्टिक कीजिए। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरी स्ट्रैटेजी से ना, तो उससे वैसे भी कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप फिर इस स्ट्रैटेजी को 9, 10, 11 वाले डेज़ में अपने ना जो तारीख है इसमें थोड़ा एक बारी पेपर को देख सकते हैं, है ना। बाकी मुझे पूरा भरोसा है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी तैयारी अच्छे मन से कर रहे हैं, उन सबका पेपर अच्छा हो, है ना। जो भी उनकी गलतियाँ थी पहले बार से उसको वो इम्प्रूव करें और नंबर बहुत सारा इंक्रीज़ करें अपना। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। आई होप कि 12 तारीख को जब हम शाम को मिलेंगे तो आप सबके मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर चीज़ ने हेल्प की थी। अगर किसी एक आधे क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प हो तो भी आप कर सकते हैं ना। और ज़्यादा बोथ 1 और 2 वाले में आप बोथ 1 और 2 के साथ जाइए, इसको डाउट मत कीजिए, है ना। बोथ 1 और 2 के साथ जाओ, बिंदास जाओ, आपको नेट में ना पॉजिटिव ही मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर बोथ 1 और 2 के साथ नेट पॉजिटिव, मतलब पहले नॉलेज लगानी है अपनी, नॉलेज के साथ क्वेश्चन हो रहा है वेल एंड गुड, फिर चाहे ओनली 1 ओनली 2 आंसर हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। बट अगर खेलना ही रिस्क लेना तो आई वुड से कि इसके साथ जाओ, है ना, इस ऑप्शन के साथ जाओ। अगर आप यहाँ तक बने रहे, वेरी मच थैंक यू। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, मेरी विशेज़ आप सबके साथ हैं। मिलते हैं अब सीधा एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू वेरी मच।